नमस्कार दोस्तों। कल हमने पढ़ा था जो बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उसी सीरीज में कल हमने 20 क्वेश्चन पढ़े थे। उसके आगे आज हम बीएसटीसी के लिए जो स्पेशल आपकी सीरीज चल रही है उसी के तहत हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो उसमें हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है आगे वाला क्वेश्चन कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना। यानी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना। यानी उसने जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है वो आरंभ करने वाला आपको बताना है कि राजस्थान कौन सा राज्य बना। क्या वो पहला राज्य था, दूसरा था, तीसरा था, या दूसरा या फिर चौथा। तो आपको बताना है पहला राज्य महाराष्ट्र था। कौन सा? MH महाराष्ट्र था। पहला राज्य महाराष्ट्र। ध्यान में रखोगे कि देश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था। ये ध्यान में रखोगे, महाराष्ट्र। और दूसरा राज्य तमिलनाडु बना। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु है वो क्या है कि देश का दूसरा वे राज्य है जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। और तीसरा हमारा राजस्थान। ध्यान में रखोगे, राजस्थान देश का तीसरा राज्य था जिसने क्या है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा। ये ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है। ध्यान में रखना है, यहाँ नाम दे रखा है नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो कि एक तो होता है कि निम्न में से तत्ववाद यंत्र है और एक दूसरा होता है कि तत्ववाद यंत्र नहीं है। ये ध्यान में रखना है। तो क्या दे रखा है? सतारा, रवाज, जंतर या फिर चौतारा। यानी आपको क्वेश्चनों के माध्यम में ध्यान में रखना है नहीं और है, इनमें ध्यान में रखोगे। चौतारा तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तत्ववाद यानी जिसमें तार का प्रयोग किया गया है वो होते हैं तत्ववादी यंत्र। तो चौतारा में यानी 4 तारों के समूह से बनाया गया जो वाद्य यंत्र है उसको चौतारा कहते हैं। जंतर में भी तार का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से बताना है कि जिसमें तत्ववादी यंत्र नहीं है। तो सतारा आपका राइट आंसर है। सतारा। सतारा है अलगोजा, पूंजी जो ये होती है पुंगी, अलगोजा या फिर बांसुरी जिसमें क्या फूंक मार करके वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उनमें से ये तो जो सतारा है वो क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। ये ध्यान में रखोगे। यानी अलगोजा, पुंगी या फिर बांसुरी है उसी का एक प्रकार है जो उसी के समूह में आता है। क्या है? सतारा। तो ध्यान में रखोगे कि इनमें से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है। तो क्या है? सतारा में किसी भी प्रकार से तार का उपयोग नहीं किया जाता है। ये ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कब किया जाता है। क्या 1 फरवरी को, 7 फरवरी को या फिर 13 फरवरी को या 8 मार्च को। यानी ज्यादातर ने क्या पढ़ रखा है कि 8 मार्च है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि 8 मार्च है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ये ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। तो आपको क्या बताना है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो है 8 मार्च को। तो आपको बताना है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर 13 फरवरी। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान में रखोगे। किसके अवसर पर मनाया जाता है ये भी ध्यान में रखना है। तो जो आप ये बताओ, भारत की पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल या भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी ये बताओ। आप देखें तो बताओ, देखें कौन थी। तेरह फरवरी को भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर है। ये क्या है? भारत में
या फिर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, ये ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? गिद्धड़ नृत्य किस अवसर पर, यानी किस अवसर पर किया जाता है? तो आपको बताना है गिद्धड़ नृत्य है वो एक तो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है, यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू यहाँ का क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ का जो नृत्य है वो गिद्धड़ नृत्य है वो यहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये किस अवसर पर किया जाता है ये बताना है। क्या वो होली के अवसर पर किया जाता है, या विवाह के अवसर पर किया जाता है, या नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है, या फिर गणगौर के अवसर पर है किया जाता है? तो इनमें से बताना है कि गिद्धड़ नृत्य किस अवसर पर है किया जाता है। ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है और ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन करते हैं? पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें ध्यान में रखोगी कि ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दे रखा है? एसआई लाचार बेसहारा वर्गों के लिए राजकीय वृद्धाश्रम कहाँ और कब आरंभ किया गया था? ये ध्यान में रखना है कि कहाँ और कब। क्या दे रखा है कि एसआई लाचार और बेसहारा जो वृद्ध व्यक्ति है उनके लिए वृद्धाश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो इसमें दे रखा है, यानी इसमें डेट नहीं दे रखी है, तो आप ये ध्यान में रखोगे ये 2019 में 15 जुलाई 2019 में आरंभ किया था। और ये कहाँ पर आरंभ किया था? तो आपको बताना है जयपुर में, जामडोली जयपुर में इसकी स्थापना की गई। और कब की गई? तो 15 जुलाई 2019, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति थे। यानी बहुरूपीय कला है उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। यानी जो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच जिसने प्रदान किया किस कला को? बहुरूपीय कला को। अर्थात स्वांग रचने वाला क्या कहलाता है? बहुरूपीय, यानी रूप बदलने वाले। जैसे आपने देखा होगा रामलीला देखी होगी, कृष्ण लीला देखी होगी, यानी उनमें जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ एक राम का रूप धारण करते हैं, कुछ एक हनुमान जी का रूप धारण करते हैं। यानी बहुरूपीय अलग अलग रूप धारण करने वाली ये एक जो कला है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने वाले या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान कराने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। क्या वो जानकीलाल भांड थे, या देवीलाल सांबर थे, उदित शंकर थे, या पुरुषोत्तम थे? तो ये आपको बताना है कि वे व्यक्ति कौन है जिसने बहुरूपीय कला को या बहुरूपीय कला है उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया और उसको प्रसिद्धि भी दिलाई। तो आपको बताना है कि इस बहुरूपीय या स्वांग कला के जो कलाकार है वो जानकीलाल भांड है। कौन है? जानकीलाल है भांड। यहाँ पर है जानकीलाल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या नंबर 27। वैश्विक मंदी वर्ष कौन सा था? यानी इसमें बताना है कि कौन से वर्ष को वैश्विक मंदी वर्ष घोषित किया। यानी निम्न में से क्या 2006 को, 2007 को, या 2008 या 2009? तो वर्ष 2008-9 है, उसमें आर्थिक मंदी के कारण वर्ष 2008-9 को, वर्ष 2008-9 में आर्थिक मंदी के कारण, किसके कारण? आर्थिक मंदी के कारण है वर्ष 2008-9 को क्या है? वैश्विक मंदी वर्ष घोषित किया है। तो क्या आपका राइट आंसर होगा 2008? अगर 2008-9 दे रखा है यानी साथ में, तो आपको 2008-9 ही करना है, नहीं तो केवल 2008 दे रखा है तो 2008, अलग से 2009 दे रखा है तो नहीं करना है, यानी 2008 आपका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 28 नंबर।
नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस क्षेत्र या किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? यानी नौटंकी रामलीला राजस्थान के, अभी मैंने बताया था बहुरूपिया, स्वांग यानी स्वांग रचना या बहुरूपिया, दूसरों का रूप धारण करना, अनेक रूप धारण करना, तो ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अभी पीछे प्रश्न आया था बहुरूपिया कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान कराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जानकीलाल भांड। इसमें बताना नौटंकी या रामलीला राजस्थान के सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो आप क्या वो क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है या दक्षिणी क्षेत्र है? तो निम्न में से आपको बताना है यानी कि राजस्थान के किस क्षेत्र में या किस भाग में सबसे अधिक रामलीला और नौटंकी का जो कि लोकप्रियता है वो अधिक है। तो पूर्वी भाग है राजस्थान का, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या है? नौटंकी और रामलीला का आयोजन होता है, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। तो कौन सा भाग है? पूर्वी भाग में अगर जिले दे दे तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये आपके जिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 1960-61 में, वर्तमान में नहीं बतानी है, 1960-61 में कितनी थी? बताओ। देखिए 1960-61 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर कितनी थी, ये बताना है आपको। बताओ। देखें क्या बताना है कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 1960-61 में कितनी थी, ये बताना है आपको। ये बताना है आपको कि कितनी थी। तो 412 रुपये। कितनी थी? 412 रुपये जो है कि 1960-61 में थी। तो अगर आपको पूछे कि वर्ष 2011-12 में कितनी है या कितनी थी, तो आपको बताना है कितनी है? 47,502 रुपये। प्रति व्यक्ति आय हमेशा दो प्रकार से निकाली जाती है, एक प्रचलित मूल्यों पर और एक स्थिर मूल्यों पर। ये ध्यान में रखोगे कि प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य। प्रचलित मूल्य यानी चालू मूल्यों पर निकाली जाती है, एक स्तर यानी कोई वर्ष आधार मानकर निकाली जाती है, उसको स्तर मूल्य कहते हैं। यानी अगर अभी वर्तमान में अगर आपको कह दे कि स्तर मूल्यों की आपको अगर आय निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो आधार वर्ष है वो 2011-12 होगा। 2011-12 को आधार मान करके और स्तर मूल्य हमेशा किसी आधार वर्ष पर निकाले जाते हैं, यानी 2011-12 आधार मान लिया और उसके बाद वर्तमान में आप आय निकाल सकते हो। तो क्या है? 2011-12 में प्रचलित मूल्यों पर यानी चालू मूल्यों पर 47,502 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, जबकि 1961 और 62 में कितनी थी? मात्र 412 रुपये। वो भी कौन से मूल्यों पर है? प्रचलित मूल्यों पर। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल, यानी राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताओ। देखिए इन स्थानों में से कौन सा स्थान है जहाँ पर क्या है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है? सिमलवाड़ा, गागरोन में ध्यान रखना, गागरोन जलदुर्ग है एक, गागरोन में जलदुर्ग, गागरोन का किला, जहाँ पर गागरोन का है झालावाड़ राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग है गागरोन, झालावाड़। सागवाड़ा या फिर गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। तो ये ध्यान में रखोगे। तो अब आपको बताना है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है कहाँ है? तो वो क्या है? गलियाकोट, डूंगरपुर में आपके दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या है यहाँ पर है? तो आपको बताना है कि सैयद फखरुद्दीन की मजार है यहाँ पर। किसकी मजार है? सैयद
फखरुद्दीन। फखरुद्दीन की क्या है, यहाँ पर मजार है और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। तो ध्यान में रखोगे कि जो सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ है, तो भी गलियाकोट, डूंगरपुर, ये ध्यान में रखना है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का पूछ ले कि प्रमुख उपासना स्थल कहाँ है, तो भी गलियाकोट में। और ये भी ध्यान में रखोगे कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय के जो अनुयायी है वो सबसे ज़्यादा जयपुर में निवास करते हैं। कहाँ पर है, जयपुर में। ये भी ध्यान में रखना है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय के जो सबसे ज़्यादा अनुयायी है वो कहाँ है, तो जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में है। ये ध्यान में रखोगे। आगे क्वेश्चन संख्या नंबर 31 है। वर्ष 1991 में राज्य की साक्षरता दर कितनी थी? ये बताना है कि 1991 में राज्य की साक्षरता दर कितनी थी, ये आप बताओ। देखें, क्या वो 38.75 थी, 38.55 थी, 39.56 थी या 41.00 थी? तो ये आपको बताना है कि वर्ष 1991 में पूछ रहा है, तो बताओ। देखें, ध्यान में रखना है कि ये किसकी पूछ रहा है, राज्य की। जबकि अगर पूछ ले कि 1991 में भारत की कितनी थी, भारत की थी 52.21%। भारत की कुल जो साक्षरता दर है वो कितनी थी, कब है, 1991 में। 1991 में कुल कितनी थी, तो 52.21 थी। और राजस्थान की उस समय कितनी थी, तो 38.55% थी। ये ध्यान में रखोगे। कब थी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देर का भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी? क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, तो क्या दे रखा है नीचे ऑप्शन? एक राजपूत कुलीन नारी जिसने विवाह नहीं किया था, नहीं, मीराबाई ने विवाह किया था। और मीराबाई के पति का नाम था भोजराज सिंह, जिनका देहांत कब हुआ था, 1526 में। कब हुआ था, 1526 में। क्या एक राजपूत शासक की नारी थी? बिल्कुल। किसकी क्या एक राजपूत शासक की नारी थी? बिल्कुल, सॉरी, पत्नी थी, नारी नहीं, पत्नी थी। एक राजपूत शासक की पत्नी थी, ठीक है। गुजराती शाही परिवार से संबंधित थी, नहीं। मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री थी, तो नहीं। आपको क्वेश्चन जो बी, आंसर बी दे रखा है, एक राजपूत शासक की पत्नी थी, तो पति का नाम क्या था, भोजराज सिंह। क्या था, भोजराज सिंह, भोजराज सिंह था। और भोजराज सिंह का देहांत कब होता है, कब होता है बताओ। देखें, 1526 में। कब होता है, 1526 में। और मीराबाई के पति थे भोजराज सिंह। और भोजराज सिंह के देहांत के बाद मीराबाई इस संसार के मोह माया से उसका मन, यानी मीराबाई का मन उठ गया। और मीराबाई ने उसी समय बाद, यानी अपने पति की मृत्यु के बाद, क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। और उसकी पुजारी, यानी जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी सेवा करने लगी, उनकी भक्ति करने लगी। ये ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या नंबर है 33। वर्ष 2001 में भारत की महिला साक्षरता कितनी प्रतिशत थी? वर्ष 2001 में भारत की महिला साक्षरता बताना है। पहले पूछा था 1991 की, यानी आजकल कुछ जो क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। वर्तमान का नहीं पूछ करके पीछे के जो सवाल है, जो पीछे साल, बीत गए साल है, यानी बीते हुए सालों के बारे में पूछते हैं कि 1991 में भारत की साक्षरता कितनी थी, 1991 में राजस्थान की साक्षरता कितनी थी। तो अभी देखा था 38.55 राजस्थान की थी, 52.21% भारत की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में भारत की महिला साक्षरता कितनी थी, कितने प्रतिशत थी? क्या वो 43.85 थी या फिर 52 क्या दे रखा है, 52.00% थी या 53.67 थी या फिर 48.50 थी? तो बताओ। देखें,
बताओ देखिए कितने परसेंट थी। भारत की पूछ रखी है, मैं राजस्थान की बता देता हूँ। इस समय कब है, 2001 में राजस्थान की कितनी थी, 43.85%। यानी राजस्थान में महिला साक्षरता 2001 में 43.85% थी, जबकि भारत में कितनी थी, 53.67% थी। ध्यान में रखोगे 2001 में कितनी थी, तो 53.67%, और राजस्थान में 2001 में महिला साक्षरता थी 43.85%। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देर का है, देखो देखें, किस संप्रदाय के अनुयायियों को 42 नियमों का पालन करना पड़ता है। यानी इनमें से बताना है कि कौन सा संप्रदाय है जिसके अनुयायी को क्या करना पड़ता है, 42 नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे बिश्नोई कितने नियमों का पालन करते हैं, बिश्नोई 20 + 9, बिश्नोई जाम्बोजी महाराज कुल कितने नियम, 29 नियमों का पालन करते हैं। उसी प्रकार से इसमें से बताना है कि 42 नियमों को पालन करने वाला जो संप्रदाय है उसके बारे में बताओ। जसनाथ जी आपको पता है, कतरिया सर जसनाथ जी की प्रमुख पीठ है, और बिश्नोई में जाम्बो जी, मुकाम बीकानेर, और चरणदास जी या रामसनई। तो आपको बताना है कि चरणदास जी आपका राइट आंसर होगा। चरणदासी संप्रदाय है, उसके जो अनुयायी होते हैं उनको 42 नियमों का पालन करना पड़ता है। 42 नियमों का पालन करने वाला संप्रदाय कौन सा है, चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय में टोटल 42 नियम है, वो उनके अनुयायियों को उन नियमों का पालन करना पड़ता है। ये ध्यान में रखोगे। चरणदास जी ही वह संत थे जिन्होंने क्या है कि नादिर शाह की भारत पर आक्रमण की पहले ही भविष्यवाणी की थी। तो भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले संत कौन थे, तो आपको बताना है चरणदास जी। चरणदास जी यानी इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ये बताना है कि प्रमुख पीठ कहाँ है, तो आपको बताना है दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, दिल्ली में। कुल कितने नियमों का पालन करते हैं, 42 नियमों का। नादिर शाह की भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले थे तो चरणदास जी, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था, यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के जो सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली संस्था कौन सी है, बताओ देखें। ARDC, RBI, नबार्डा और नाफेड, इनमें से कौन सी संस्था है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस बैंक का स्थापना यानी बैंक की स्थापना की, तो बताना है वो एकमात्र संस्था है नाबार्ड है। नाबार्ड संस्था है, उसकी स्थापना 1985 मुंबई में की थी। कहाँ की थी, मुंबई में। और एकमात्र ऐसी संस्था जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रम है उनके सभी प्रकार की जो साख आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करती है। ये ध्यान में रखोगे। सॉरी यहाँ 85 लिख दिया ना, 82 है। कब की थी, 82 में, 1982 में मुंबई में की थी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सेजोबाई के साथ और लिख लो, दयाबाई। सेजोबाई और दयाबाई के गुरु कौन थे, यानी एक ही गुरु थे दोनों के, सेजोबाई और दयाबाई। क्या वो चरणदास जी थे जिसके संप्रदाय में 42 नियम होते हैं? क्या संत दादू दयाल जी थे, लालदास जी थे, या फिर रामचरण जी थे? बताओ देखें, सेजोबाई और दयाबाई के गुरु कौन थे, ये बताना है आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लगभग एग्जामों में ये पूछा जाता है। चरणदास जी के बारे में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है और 5-7 क्वेश्चन ही बनते हैं। चरणदास जी
के बारे में आपको पूछे तो क्या है, चरणदासी संप्रदाय चलाया, उनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, और सेजो भाई और दया भाई के गुरु भी थे, ये ध्यान में रखना। तो कौन थे? चरणदास जी। चरणदास जी है जिनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। कितने नियम होते हैं इनके अनुयायियों के लिए? 42 नियम होते हैं। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी, या वर्ष स्थापित किया गया था? क्या किया गया था? राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन बनाया था, उसकी स्थापना किस वर्ष की थी, ये बताना है आपको। बताओ देखें। राज्य मूल्यांकन कब की थी? 1960 में, 1954 में, 1958 में, या फिर 1950 में। यानी आपको डेट बतानी है किसकी? राज्य मूल्यांकन आयोग संगठन की। यानी जो ये संगठन है राज्य मूल्यांकन, इसकी स्थापना कब की थी? तो 1960 में राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन है, उसकी स्थापना की थी, ये ध्यान में रखना है। आगे, परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आपको बताना है कि परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। रामदास जी थे, प्राणनाथ जी थे, जसनाथ जी थे, या संत हरिराम दास जी थे, या हरिदास जी थे। तो इनमें से बताना है कि परनामी, नाम से पता चल रहा है ना, परनामी संप्रदाय यानी प्राणनाथ जी द्वारा चलाया गया संप्रदाय क्या कहलाया? परनामी संप्रदाय। क्या कहलाया? परनामी संप्रदाय। प्राणनाथ जी द्वारा चलाया गया संप्रदाय ही परनामी संप्रदाय है, तो ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई। क्या बताना है कि राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्था की स्थापना किस कारण से की गई? क्या कारण था कि इस संस्था की स्थापना करना पड़ा, या फिर इस संस्था का जो टारगेट है वो क्या था, ये बताना है आपको, लक्ष्य क्या था। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करना, यानी जो बंद होने वाले औद्योगिक इकाइयां हैं उनको सहायता देनी पड़ी, या नए व्यवसायियों को परीक्षण देने हेतु औद्योगिक उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करने हेतु, या नए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन करने हेतु। यानी इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा कारण या उनका लक्ष्य था जिसमें उद्यम प्रोत्साहन संस्था की स्थापना की। तो इसमें आपका राइट है कि नए व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किसकी स्थापना की गई? राजस्थान किसकी की गई? राजस्थान प्रोत्साहन संस्था, जो उद्यम प्रोत्साहन संस्था है इसकी स्थापना की गई। कब की गई? तो आपको बता देना, सन 1995 में, 95 में, 1995 में की गई। किसकी? उद्यम प्रोत्साहन संस्था। कब? 1995 में। कहाँ? राजस्थान में। कारण नए व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु, यानी जो उद्योगपति है या व्यवसाय करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण देना कि किस प्रकार से व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए इस संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है? राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम बताओ। यानी जो औद्योगिक इकाइयां हैं, वृहद हो या मध्यम आकार वाले हो, उनको सहायता पूंजी और उनको निश्चित अवधि के लिए ऋण प्रदान करना यानी धन देना, वो सब किसका कार्य है? यानी ये कार्य करने वाले संगठन का नाम बताना है। तो बताओ देखिए, इस संगठन को कौन सा संगठन है जो ये सारा काम है करता है? तो आपका है क्या वो RFC है, RAC है, या राजसिको है, या फिर रिको है? बताओ देखिए आप।
इसमें आपका आंसर है रिको। रिको वे संस्थान है या संगठन है जो क्या है कि औद्योगिक इकाइयाँ होती है मध्यम वर्ग की या उच्च वर्ग की, तो उनको क्या है एक निश्चित अवधि के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। तो इसमें आपका आंसर राइट है वो रिको है। तो आपको कमेंट बॉक्स में, यानी आज के हमारे ये 20 क्वेश्चन थे, तो इन क्या है इन क्वेश्चनों के आपको हल बताया है। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है 40वां, इसमें है जो आपका आंसर रिको है जो क्या करता है औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करता है एक निश्चित अवधि के लिए। तो इस रिको की स्थापना कब हुई ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन कितनी तैयारी कर रहा है। तो रिको की स्थापना ध्यान में रखना, कमेंट बॉक्स में क्या बताना है। रिको क्या है, एक संगठन है। क्या है, एक संगठन है जो क्या करता है औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के लिए क्या अवधि, एक निश्चित अवधि के लिए ऋण और अंश पूंजी प्रदान करता है। तो इस रिको की स्थापना राजस्थान में कब की, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रिको की स्थापना कब की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।